नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे चाहे वह परीक्षा बिहार सरकार की हो, राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका एक नोट्स तैयार करते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में सहूलियत मिले। तो पहला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो भारत के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। किस रेलवे स्टेशन को दोस्तों? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। यह सर्टिफिकेट कितने मानकों पर दिया जाता है? तो यह सर्टिफिकेट 6 मानकों पर दिया जाता है। कितने मानकों पर दिया जाता है? 6 मानकों पर दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट जो मिलता है यह 6 मानकों पर दिया जाता है किसी भी रेलवे, जिसमें पर्यावरण से संबंधित यात्रियों की सुविधा, मैंने इन सभी मानकों को ध्यान में रखा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुब्रातो कप का 62वां संस्करण कब से आयोजित होगा? तो सुब्रातो कप एक फुटबॉल का टिक कप है। यह 19 सितंबर से इसका आयोजन होगा। कब से आयोजन होगा दोस्तों? 19 सितंबर से इसका आयोजन होगा। इसमें 27 राज्य और यूटी मिलकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कुल टीमों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल टीमों की संख्या 109 है। इस क्वेश्चन में कुल टीमों की संख्या संख्या 109 है। किसमें? इसमें माफ कीजिएगा, यहाँ एरो लग गया। इस क्वेश्चन का है सुब्रातो कप में कुल टीमों की संख्या 9 है। और इसमें दोस्तों, इसमें यह अंडर 17, अंडर 14 यानी अंडर 17, अंडर 14 उम्र के बच्चों का यह कप है। इसमें बांग्लादेश और नेपाल की टीम, इसमें 2 विदेशी टीम हिस्सा ले रही है। कौन कौन है? एक बांग्लादेश है, एक बांग्लादेश और एक नेपाल की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। इसमें हिस्सा ले रही है। कहाँ की टीम? एक बांग्लादेश और एक नेपाल की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया कप के इतिहास में उस सबको नोट करते रहिएगा। एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी किनके बीच हुई है? तो अभी एशिया कप चल रहा है, जिसमें भारत हिस्सा लिया हुआ है, श्रीलंका हिस्सा लिया हुआ है, पाकिस्तान हिस्सा लिया हुआ है, अफगानिस्तान हिस्सा लिया हुआ है, बांग्लादेश हिस्सा लिया हुआ है और नेपाल की टीम इस बार प्रथम बार हिस्सा ले रही है। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ कोहली यानी विराट कोहली और केएल राहुल ने सबसे बड़ी साझेदारी की। इन्होंने 194 गेंद पर 235 रन बनाया। 194 गेंद पर 235 रन बनाए। इससे पहले यानी इन दोनों से पहले यह साझेदारी किनके बीच थी? तो यह साझेदारी पाकिस्तान टीम के पास थी। किनके पास थी? पाकिस्तान टीम के पास थी, जो 2012 के एशिया कप में यह साझेदारी इन्होंने की थी भारत के खिलाफ। 2012 गेंद में 224 रन इस साझेदारी की थी। माफ कीजिएगा, 224 रन की साझेदारी थी। 224 रन की साझेदारी थी भारत के खिलाफ। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कोहली और केएल राहुल ने 194 गेंद पर 235 रन की साझेदारी की है, जो अब एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी होगी। आइए अगले क्वेश्चन में। हाल ही में नवसारी में ICAR सिब्बा झींगा किसान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये परसोत्तम रूपाला ने किया है। किसने किया दोस्तों? परसोत्तम रूपाला के द्वारा नवसारी, महाराष्ट्र के नवसारी में ICAR सिब्बा झींगा किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसमें झींगा किसान, जो किसान झींगा की खेती करते हैं, झींगा जो मछली होती है उसकी खेती करते हैं, उस पर विशेष चर्चा किया जाएगा। झींगा का रख रखाव,
झींगा की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होती है उसमें झींगा किसानों को उचित बिजली दर यानी झींगा किसानों को कम दर में बिजली दर को मुआयना कराना, झींगा किसानों को उच्च क्वालिटी का ट्रेनिंग देना, इन सभी चीज़ों को ध्यान इसमें दिया जाएगा। तो इसके मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इन्हीं ने इनका उद्घाटन किया है, नवसारी ICR सिब्बा झींगा किसान सम्मेलन का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनाथ सिंह कहाँ पर कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किए हैं? तो राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में, कहाँ? जम्मू कश्मीर में 90 ऐसे कार्य हैं जिनका इन्होंने उद्घाटन किए हैं। 90 योजनाओं का शिलान्यास, चाहे कहीं जाए उद्घाटन, बहुत सारी योजनाओं का इसमें शिलान्यास भी किया गया है, बहुत सारी योजनाओं का इसमें उद्घाटन भी किया गया। इसका कुल लागत है 2941 करोड़ रुपया। मैंने इन सभी परियोजनाओं का 2941 करोड़ रुपया के लागत से इन 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में होगा, जो 14 से 15 सितंबर तक चलेगा और इसके उद्घाटन जगदीप धनखड़ होंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ होंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी हिस्सों से बहुत सारे लोग इसमें इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत के गृह मंत्री के द्वारा कहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। चूंकि छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसी के चलते छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से उनके द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। यह परिवर्तन यात्रा कितने दिनों तक चलेगी? तो 16 दिनों तक चलेगी। 1728 किलोमीटर, 16 दिन तक 1728 किलोमीटर की यह यात्रा है। कितना किलोमीटर की? 1728 किलोमीटर की यात्रा। इसका दूसरा चरण 16 सितंबर से शुरू होगा JP नड्डा के द्वारा। दूसरा चरण JP नड्डा जो BJP अध्यक्ष है 16 सितंबर से शुरू होगा। यह दोनों मिलाकर यानी अमित शाह जी के द्वारा और JP नड्डा जी के द्वारा कुल 87 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। कुल कितना विधानसभा का? 87 कुल विधानसभा 87। जरा सोचिए दोस्तों कि अगर एक गृह मंत्री द्वारा और किसी देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 87 विधानसभा क्षेत्र का अगर दौरा किया जाएगा तो उसमें कितना खर्च आएगा एक विधानसभा के चुनाव में। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इंडिया में 1 नेशन 1 इलेक्शन जल्द लागू की जाए। इससे ये सब खर्चा तो बच जाएगा ना। फिर लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर इतना ही रैली होगा, फिर इतना ही खर्चा होगा, इतना ही समय बर्बाद होगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार में 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब चुनाव एक बार करा दीजिए सर। MP का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, समिति का चुनाव हो, एक बार में झंझट खत्म। उसके बाद 5 साल तक जमकर काम कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगस्त माह में खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी % हुई है? तो यह 6.83% हुई है। लगातार कच्चे तेलों की गिरावट में, खाद्य तेलों की गिरावट में कमी के चलते यह मुद्रास्फीति दर गिरती ही जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि पाम ऑयल के आयात निर्यात पर रोक लग गया था, यानी पाम ऑयल हमको नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में खाद्य तेलों की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। लगभग 220-30 रुपये सरसों ऑयल मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ से निर्यात होने लगा है। अब पाम ऑयल हमारे देश में आने लगा है, जिससे इन कच्चे तेलों में, इन खाद्य तेलों में, सरसों के तेल में लगातार कमी आ रही है। अब पाम ऑयल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो बड़े बड़े रेस्तरां में जो चिप्स उप्स बनता है, जो नमकीन बनता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों में पाम ऑयल का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। पाम ऑयल जिसको आप आम भाषा की आम
भाषा में रिफाइंड भी कहा जाता है। तो रिफाइंड तो यहाँ सोयाबीन का रिफाइंड मिलता है, सूरजमुखी का रिफाइंड मिलता है, अब पाम ऑयल खजूर से निकाला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया। किनके नाम पर रखा गया दोस्तों? तो यह जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया, जो कि छपरा, बिहार के छपरा से आते हैं और जेपी आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता यही थे। कौन? जयप्रकाश नारायण थे। तो यह बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर जी के द्वारा इनके नाम पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम इनके नाम पर रखने का अनुमोदन किया गया है। काफ़ी गर्मी है दोस्तों, मियाज उब जा रहा है, उमस वाला गर्मी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली में 12वीं आर्थिक और वित्तीय वर्ष आयोजित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ भारत ने मिलकर नई दिल्ली में 12वीं आर्थिक और वित्तीय वर्ष आयोजित की है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर, किनके साथ मिलकर? सऊदी अरब के साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सऊदी अरब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। भारतीय एक्सा लाइफ ने बीमा को सरल बनाने के लिए क्या पेश किया है? तो भारतीय जीवन बीमा में एक्सा लाइफ ने बीमा को सरल बनाने के लिए इनकम लाभ नामक एक योजना को पेश किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।